आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस दे दिए हुए हैं और हमें कहा गया कि इन मैट्रिसेस की मदद से हमने या तो रो या तो कॉलम फाइंड करने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया द फर्स्ट रो ऑफ ए बी। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है। हम यहाँ पे दोनों ही करेंगे। सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट रो ऑफ ए बी। अब इसका मतलब क्या है, ए और बी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करो और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसकी फर्स्ट रो जो होगी हमारे पास वो इस पार्ट का आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए आ गया, मैट्रिक्स बी आ गया। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करवाते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 3 6 जार 18 माइनस 2 0 जार 0 प्लस 7 7 जार 49। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 3 2 जार -6 माइनस 2 1 जार -2 7 7 जार 49। ठीक है, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 3 4 जार 12 माइनस 2 3 जार 6 7 5 जार 35। ओके, और सिमिलरली इन दोनों रोज के लिए भी ऐसे होगा कि पहले सेकेंड रो के साथ हम फर्स्ट कॉलम करेंगे, फिर सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम करेंगे, फिर सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम करेंगे। इसी तरह थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के साथ सेकेंड कॉलम और थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम। जब हम इनको सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा। और एज जैसे कि मैंने पहले कहा कि द फर्स्ट रो ऑफ ए बी, तो ए बी की जो पहली रो होगी 67 41 41, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है, थर्ड रो ऑफ ए बी। अब चूंकि हमने यहाँ पे ए बी फाइंड कर लिया हुआ है तो हम इधर से ही देख लेते हैं। थर्ड रो ऑफ ए बी की तीसरी रो, तो वो ये बन रही है 63 67 57। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह द सेकंड कॉलम ऑफ ए बी। अब ए बी का सेकंड कॉलम क्या बन रहा है, ये वाला, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ हमें शॉर्ट मेथड से कैसे करना है इसको। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना है। अगर तो हमें यहाँ पे होता फर्स्ट रो ऑफ बी ए, तो रो के केस में हम पहला वाला मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पहले लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल बी। और कॉलम के केस में हम सेकेंड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी ए। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, कॉलम के केस में हम लास्ट मैट्रिक्स को चूज़ करते हैं, रो के केस में हम फर्स्ट मैट्रिक्स को चूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी ए का क्या मतलब हुआ कि जो हम आपका मैट्रिक्स ए है उसका जो पहला कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ से सिर्फ उसका हमने फर्स्ट कॉलम लिया और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया बी मैट्रिक्स के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम देख भी लेते हैं एक दफ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक दफ़ा हो गया। ठीक है, कॉलम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। 6 3 जार 18 माइनस 2 6 जार -12 4 0 जार 0, फिर 0 3 जार 0 1 6 जार 6 3 0 जार 0। और थर्ड रो के लिए भी ऐसे ही। जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं पार्ट ई की तरफ। थर्ड रो ऑफ ए। अब रो के केस में क्या होता है, जो आपके पास पहला मैट्रिक्स होता है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, रो के केस के लिए पहला मैट्रिक्स और कॉलम के लिए सेकंड। तो हमारे पास क्या है, रो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम आपका ए मैट्रिक्स है उसकी थर्ड रो को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है होल ए मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इसकी थर्ड रो क्या बनती है 0 4 9, वो हमने यहाँ लिखी और ये पूरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशंस आएंगी और इनको सॉल्व करवाने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स जो है आंसर में आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ क्या कह रहा है, थर्ड कॉलम ऑफ ए। अगेन हमारी ट्रिक क्या थी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो रो के लिए और सेकेंड होगा कॉलम के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसके थर्ड कॉलम को आपने पूरे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये रहा हमारा ए मैट्रिक्स, इसका थर्ड कॉलम ये बन रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अगेन वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कैलकुलेशंस आई, इनको सॉल्व करवाया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, ए मैट्रिक्स के साथ। ए रो के लिए आ जाएगा इस केस में और बी किसके लिए आ जाएगा, कॉलम के लिए। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी का क्या मतलब हुआ, जो आपके पास बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो।
तो ये रहा आपका बी मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट कॉलम ये बन रहा है 607, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। वही काम हमने यहाँ पे किया। अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये कैलकुलेशन आई और उनको जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी सेम है, थर्ड कॉलम ऑफ बी बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास आखिरी वाला बी मैट्रिक्स है इसका आपने थर्ड कॉलम लेना है और उसको पूरे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। आखिरी वाला बी मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास, इसका थर्ड कॉलम ये रहा 435, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इस पूरे बी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये 435 हमने यहाँ पे लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कैलकुलेशन आई और हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 38, 18 और 74। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या कह रहा है, सेकंड रो ऑफ बी बी। तो रो के केस में ये होता है हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स की हम सेकंड रो पकड़ेंगे, 0 1 3 वो यहाँ पे आ गई और इस पूरे मैट्रिक्स के साथ हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। अगेन हमारे पास कैलकुलेशन आई और फाइनल आंसर में हमारे पास 21, 22 और 18 आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पार्ट ई, पार्ट एफ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दे दी हुई हैं और उसने हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है ए एक्स इक्वल टू बी और उसने बोला है कि हमें इस लीनियर इक्वेशन को इस इक्वेशन के हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास ये ए है इसके अंदर हमारी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जिनके अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 2x1 3x2 5x3 है ना, तो इसमें से सिर्फ 2 -3 और 5 हमारे पास इस मैट्रिक्स में आएंगे। ठीक है, एक्स के अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स चले जाएंगे जैसे कि x1 x2 x3 और जो बी होगा इक्वल टू के जो भी उस साइड पर वैल्यू लिखी होगी वो इस मैट्रिक्स में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व भी करवा लेते हैं। अब हमारे पास ये सबसे पहले क्या हमने फाइंड करना है, ए। ठीक है, तो ए लिखा, मैट्रिक्स बनाया, उसके अंदर 2 -3 5 9, इसके साथ कुछ भी नहीं तो -1 आ जाएगा और 1। ठीक है, इसी तरह लास्ट रो के लिए 1 5 और 4। ठीक है, ये ए बन गया हमारे पास। अब एक्स के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ हमने वेरिएबल्स गिन लेने हैं x1 x2 x3, तो इनको हमने कॉलम वाइज x1 x2 x3 करके लिख लेना है मैट्रिक्स के अंदर। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, बी के अंदर क्या आता है, इक्वल टू के उस साइड वाली वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या है 7 -1 0, इनको भी हमने कॉलम वाइज लिख देना है। अब फाइनल क्या करना है, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है, ए एक्स इक्वल टू बी। ए की जगह ए मैट्रिक्स पुट किया, एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स पुट किया और बी की जगह बी मैट्रिक्स पुट किया। इसी तरह पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी में भी हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने सिंपली क्या करना है, ए की जगह क्या आ जाएगी, सारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो 4 यहाँ पे मिसिंग है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, फिर -3 1। ठीक है, इसको हम अभी नहीं लिखेंगे, ये बी वाले में इस वाले मैट्रिक्स में आएगी। फिर 5 1 0 -8, 5 1 0 -8, फिर 2 -5 9 और -1 और लास्ट रो के लिए भी ऐसे ही, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 3 -1 और 7। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, x1। अब यहाँ पे x2 बेशक नहीं है लेकिन नीचे है तो हमें पता है इसके अंदर x2 भी इन्वॉल्व है। तो x1 x2 x3 और x4 ये एक मैट्रिक्स में आ गया x की जगह पे और इक्वल टू में हमारे पास इक्वल टू के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी बी वाले मैट्रिक्स के अंदर। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, इसमें भी वही काम करना है, ए एक्स इक्वल टू बी वाला। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर उसने हमें यहाँ पे सेम इक्वेशन दे दिया है, ए एक्स इक्वल टू बी, और उसने बोला है कि अब इसमें से लीनियर इक्वेशन निकाल के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का रिवर्स है और बहुत ईजी है। हमने सिंपली ये करना है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 5x1 यहाँ पे आ गया, फिर +6x2 यहाँ पे आ गया, फिर -7x3 यहाँ पे आ गया और इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सेम काम सेकंड रो के लिए, -x1 यहाँ पे आ गया, -2x2 यहाँ पे आ गया, +3x3 यहाँ पे आ गया और इक्वल टू 0। और थर्ड रो के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट बी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स ही होता है तो x। ठीक है, फिर प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाई वाई ही होता है तो +y, फिर प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाई जेड जेड ही होता है तो z। तो x + y + z और इक्वल टू के साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सेम काम इनके लिए भी होगा और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे हम स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकंड रो के अंदर देखें तो 2x = 2x + 3y = 3y
और प्लस 0 जेड ज़ार 0, तो 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इक्वल टू 2 फिर 60 आ जाएगा। एंड सेम गोज़ फॉर थर्ड रो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी हमें यहाँ पे इक्वेशन दे दी हुई है। हमने सिंपली क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। एक सॉल्व भी करवा के देख लेते हैं। 3x1 यहाँ पे आ गया, -x2 यहाँ पे आ गया, +2x3 यहाँ पे आ गया, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली सेकेंड रोज के लिए भी हमारे पास ऐसे ही होगा। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, और सॉरी इक्वेशन हमें यहाँ पे दे दी हुई है, एक्स इक्वल टू बी। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, वही काम, बस मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा है। 3w यहाँ पे आ गया, -2x यहाँ पे आ गया, 0y इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर +1 z यहाँ पे आ गया, इक्वल टू के बाद 0, ठीक है। और सिमिलरली इन तीनों रोज के लिए भी हमारे पास ऐसे ही होगा, और हमारे पास ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दे दिए हुए हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, के 1 ज़ार के, +1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, ठीक है। फिर अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, के 1 ज़ार के, 1 0 ज़ार 0 और 1 2 ज़ार 2, ठीक है। फिर अगेन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, के 0 ज़ार 0, 1 2 ज़ार 2 और 1 3 ज़ार 1 -3 ज़ार -3, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका हमने सॉल्व करवाया, के +1 एज इट इज़ आ गया, के +2 एज इट इज़ आ गया, और 2 -3 -1 एज इट इज़ आ गया, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। वो कैसे करवाएंगे, अगेन वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो के +1 मल्टीप्लाई बाई के, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर के +2 मल्टीप्लाई बाई 1, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, के ज़ार के स्क्वायर, के 1 ज़ार के, ये के एज इट इज़, +2 -1 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या था, +2, ये था -1, 2 -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर के स्क्वायर, के प्लस के क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, a + b होल स्क्वायर का, तो वही हम करके लिख देंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b, तो k +1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट लेके कैंसिल करवा सकते हैं, k +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, के प्लस इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम टू सेम। उसमें क्या है हमारे पास, अगेन के फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, वही काम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो हमने करवाया, ठीक है। और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ गया, इक्वल टू 0। इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, फिर ये मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 ज़ार यहाँ पे आ जाएगा, 4 + 3k को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, यहाँ पे आ गया, 6 + k को मल्टीप्लाई कर देना है k के साथ, वो यहाँ पे आ गया। इसको मजीद सॉल्व करवाते हैं, 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6k, ठीक है। फिर प्लस का साइन, k 6 ज़ार 6k, k ज़ार k स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एडिशन करवाते हैं, तो 6 और 6 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 12k हो जाएंगे, के स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और 12 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट काम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर्स बनेंगे, के स्क्वायर + 10k + 2k + 20। इनको जब हम और मज़ीद कॉमन लेंगे तो के इसमें से कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर + 10k में से, के + 10 + 2 आउटसाइड, और के + 10 यहाँ पे आ जाएगा, 2 10 ज़ार 20, ठीक है। के +2 यहाँ पे आ गया, के + 10 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 0। इनको अलग सॉल्व करवा लेंगे, के + 10 इक्वल टू 0 अलग से आ जाएगा, और के + 2 इक्वल टू 0 अलग से आ जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा माइनस, और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा।